हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, उसके लिए केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सब प्रश्न जनरली सदाबहार प्रश्न है, सभी में आते हैं। अगर पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दोगे आप लोग तो भी ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो रहता ही रहता है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है। तो देखो, जो कॉपर सल्फेट और एक होता है फेरस सल्फेट, इन दोनों का रंग जरूर याद रख लीजिएगा। और जिंक सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, जो कि आपको वीडियो मिलेगा, इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सल्फेट विलयन के रंग का। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये नीला रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का इसका बेसिकली रंग का होता है ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर फेरस सल्फेट की बात करूँ तो ये हरा रंग का होता है, ठीक है। अब अगर मैं जिंक सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की बात करूँ तो ये दोनों का दोनों रंगहीन होता है, यानी इनका कोई रंग नहीं होता है। तो चीज़ों को याद रखिएगा, जिंक सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ये रंगहीन होता है, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच अभिक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराना है। तो देखो, यहाँ पे जो सही आपको इक्वेशन दिख रहा होगा वो 3 नंबर में दिख रहा होगा, क्योंकि देख लो जिंक है यहाँ पे और कॉपर सल्फेट का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। ये तो बात सही है, क्योंकि अगर हम लोग जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये तो सही है, पर यहाँ देखा जाए तो सब में तो सही दिख रहा है आपको यहाँ पे, पर अंतर यहाँ पे ये है कि करेक्ट आखिर 3 नंबर का इसलिए हुआ है क्योंकि देख लो ये संतुलित भी है। संतुलित भी होना बहुत जरूरी है। इधर एगो जिंक है तो इधर एक ही गो जिंक है, ठीक है। इधर देख लो जिंक 2 गो है लेकिन जिंक यहाँ पे एक ही गो, यानी कि ये तो होगा नहीं, समान होना चाहिए सब चीज़ का। इसमें देखो यहाँ जिंक 2 गो है तो 2 गो जिंक है, कोई दिक्कत है नहीं। परंतु देख लो यहाँ पे गौर करके आप लोग के पास कि यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4 है, ठीक है। और यहाँ पे देखा है तो कॉपर एगो यहाँ पे कॉपर है, परंतु यहाँ पे जो जिंक सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला Zn2SO4 नहीं होता है, एक्चुअली में ZnSO4 होता है। इसीलिए ये भी आपका सही नहीं होगा। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। तो यही 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, लोहे की कांटी यानी कि कील की बात चल रही है, को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है हरे रंग में, हरे मलिन हरे रंग के जैसा होने लगता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लो यहाँ पे जो लोहा है यानी कि जो कील है बेसिकली वो लोहा का बना होता है, और यहाँ पे बोला भी कि लोहे की काटी आपको लेना है। इसको कॉपर सल्फेट में डालोगे तो जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या करता है कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जिस कारण से क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। और चूंकि पहले वो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ठीक है, और अब वो क्या बन गया है, फेरस सल्फेट बन गया जिसका रंग हरा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मलिन हरा टाइप का बनने लगता है रंग, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन रंगीन होता है, आपको बताना है किसका रंगीन होता है। तो अभी मैंने बताया था जिंक सल्फेट हो गया और जो एल्युमिनियम आपके पास सल्फेट हो गया, इनका जो रंग होता है ये रंगहीन होता है, परंतु कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला रंग का, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन हरे रंग का होता है। हरे रंग का अभी मैंने बार बार बताया आपको, फेरस सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालने पर विलयन का रंग समाप्त हो जाता है। तो इनमें से कुछ भी डाल दो समाप्त हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये प्रश्न देखो तो झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक के पास लोहा है, एल्युमिनियम है और कॉपर है, ठीक है। इनमें से अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे धातु है वो याद रख लीजिएगा, एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद जिंक आएगा, फिर आपके पास लोहा आएगा, फिर कॉपर होगा, ठीक है। तो सबसे कम क्रियाशील यहाँ पे कौन है, कॉपर है। वही सेम प्रश्न है, तो यहाँ पे सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा। तो अगेन मैंने आपको बताया कि सबसे कम क्रियाशील जो होता है वो कॉपर होता है, तो यहाँ पे 1 नंबर का कॉपर जो है 11 नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे का एक टुकड़ा डालने पर क्या होगा। तो भाई साहब देखो, सबसे पहली बात, जिंक सल्फेट है उसमें अगर तांबा डालोगे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे अभिक्रिया होना चाहिए था वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो तांबा है वो जिंक से कम क्रियाशील है, तो जिंक को उसके यौगिक से विस्थापित ही नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का अभिक्रिया होगा ही नहीं, तो इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता को प्राप्त करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जनरली विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे फिर से आपके पास एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और कॉपर है, तो सक्रियता श्रेणी का आपको क्रम बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका देखा जाए तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद फेरस है, उसके बाद कॉपर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न लिखा है कि अभिक्रिया CuSO4 और उसमें अगर आप लोग फेरस को मिला दोगे तो फेरस सल्फेट और कॉपर में है। यहाँ पे आपके पास एक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि आपके पास कौन अधिक क्रियाशीलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि कॉपर अधिक क्रियाशील है और फेरस कम क्रियाशील है, जो कि गलत बात है, क्योंकि फेरस सबसे कम क्रियाशील होगा यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जिंक से, ठीक है। क्योंकि जो कॉपर होगा, याद रखना, कॉपर से नीचे कौन कौन आता है, एक मरकरी आता है और आपके पास सोना आता है और चांदी आता है। ये तीनों देखा जाए तो कॉपर से कम क्रियाशील होते हैं, बाकी सभी ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली देखा गया क्वेश्चन में जितना भी आपका क्वेश्चंस बनता है उसमें जो भी चीज़ दी होती है वो जनरली कॉपर से अधिक क्रियाशील होता ही होता है, क्योंकि जो कॉपर के नीचे आता है वो कौन कौन आता है, सोना आता है, चांदी आता है और मरक्यूरी आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाला देख लो, फेरस अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, हाँ ये बात सही है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन नीले रंग का होता है? नीले रंग का होता है, मैंने अभी आपको बार बार बताया था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। 18 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए रसायनों में किन में अभिक्रिया नहीं होती है? किस में अभिक्रिया नहीं होती है? बोले किस में अभिक्रिया नहीं होगी? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील। अगर आपको ये पता है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जैसे 1 नंबर का अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो एल्युमिनियम और कॉपर सल्फेट, यहाँ पे अभिक्रिया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो एल्युमिनियम ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो यहाँ पे अभिक्रिया होगा, परंतु जिंक जो होता है ये कम क्रियाशील होता है कॉपर से, यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा और यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए रसायनों में किन में अभिक्रिया होती है? आपको बताना है यहाँ कौन किस में अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो 3 विकल्प ऐसे होंगे जिसमें अभिक्रिया नहीं होगी, तो आपको छांटना है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसी में अभिक्रिया होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील होता है तो ये विस्थापित करेगा, बाकी यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि लोहे की छीलन और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिखा जाए। छीलन वगैरह से ध्यान मत देना, समझ लो यहाँ पे लोहे का बुरादा वगैरह की बात चल रही है या फिर लोहा का बात चल रहा है। तो लोहा को अगर कॉपर सल्फेट में डालोगे तो किस प्रकार से अभिक्रिया होगा? तो देख लो, जाहिर सी बात है, आपके पास कॉपर सल्फेट और लोहा का अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर आपके पास पहला ही सही लग रहा है और सही ही है। ये देख लो, कॉपर सल्फेट और लोहा को अगर आप लोग रिएक्ट कराओगे तो आपके पास फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाएगा, और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 ही होता है, जो कि सही है। और देख लो यहाँ संतुलित भी है, तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।